आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी, नेहरू जी की एक बड़ी पुरानी पॉलिसी रही है कि अरे क्योंकि जो 62,000 किलोमीटर हमारा चाइना ने कब्जा कर लिया वो तो बंजर था, वैसे भी किसी काम का नहीं था। 38,000 किलोमीटर। सॉरी, 38,000 किलोमीटर। आज राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा जो 56 इंच का सीना दिखाती है वो वापस क्यों नहीं ले लेती है। सवाल होना चाहिए कि नेहरू जी ने वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दे क्यों दिया था। इनके एक रक्षा मंत्री हुए A.K. एंटनी। उन्होंने कहा था कि चाइना बॉर्डर तक सड़क मत बनाओ, नहीं तो चीनी उसी सड़क को पकड़ के दिल्ली पे चढ़ बैठे। ऐसी बुजदिली भरी बातें करती रही है कांग्रेस। और आज राहुल गांधी पूरे संसद में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो किसी काम के नहीं है। फिर उसके बाद जो लथेरे गए हैं, तो कितनी थेथरई से ऑपरेशन महादेव की विफलताओं की ये लोग मतलब हमेशा कामना करते थे। आज जो 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 संसद में आज जो बहस शुरू हुई है, इसके लिए आपको नहीं लगता कि सबसे पहले नेहरू जी की उन पॉलिसीज को ब्लेम करना चाहिए आम पब्लिक को, और आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि आखिर वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो कि चाइना ने कब्जा किया था वो नेहरू जी की पॉलिसीज की वजह से कब्जा हुआ था। आज राहुल गांधी शरेआम थेथरई कर रहे थे संसद। जी देखिए, नेहरू जैसा असफल प्रधानमंत्री और नेहरू जैसी असफल विदेश नीति, रक्षा नीति की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज के जमाने में। पता है, नेहरू एक बात कहा करते थे कि भारत को आर्मी की जरूरत ही क्या है, हमने क्यों आर्मी पाल रखी है, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, देन व्हाई शुड वी हैव एन आर्मी। वो तो कहते थे कि इस आर्मी को डिसबैंड कर दो, डिसमेंटल कर दो, इनसे खेती करवाओ, हम इनको क्यों मुफ्त में बैठ के तनख्वाह दे रहे हैं। आपको मालूम है, जब ये 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ है, उससे पहले तो नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के गुण गा रहे थे। इनको तो सपने में भी अंदाजा नहीं था कि चाइना आके इनकी छाती पर चढ़ बैठे। और लेह लद्दाख में जो हमारे सैनिक बेचारे लड़ रहे थे, उनके पास 303 राइफलें थी और पैरों में पीटी शू थे। रसद नहीं थी, एमिनेशन नहीं था, राइफलें नहीं थी, जूते नहीं थे, -20 डिग्री टेम्परेचर था, पीटी शू में लड़ रहे थे, विंटर क्लोथिंग नहीं थी सेना के पास। सेना नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और फिर नेहरू को इतना धक्का लगा कि उसी गम में मर गए। और जब मर गए तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो शास्त्री जी ने फिर जब जय जवान जय किसान का नारा दिया और वापस अपनी सेना को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, नई भर्ती शुरू की, इक्विपमेंट आए, सब कुछ, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, सेना को मजबूत बनाओ। तो 1965 में वही सेना, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ है तो पाकिस्तान का भुस भर दिया इसी सेना ने, मात्र 3 साल के अंदर। 1962 से 1965 में आज तक के सिर्फ 3 साल का ही तो समय था। और उन्हीं शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय किसान, जय जवान और जय किसान, कि हम विदेशी अनाज राशन के भीख पे नहीं पलेंगे, चाहे एक टाइम भूखा सोना पड़े देश को, पर हम अनाज नहीं मांगेंगे। चाइना ने उस जमाने अमेरिका से उस जमाने में लाल रंग का एक गेहूं आया करता था, उसको जानवर भी नहीं खाते थे, इतना खराब गेहूं था वो। भारत भूखों मरने की स्थिति में था नेहरू के जमाने में। ऐसा तो हिंदुस्तान बनाया था नेहरू ने। ये जो कहते हैं कि साहब आपने पीओके वापस क्यों नहीं लिया, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके वापस क्यों लिया, तो हम आज मोदी जी ने कहा
कि चलिए ये सवाल आपसे पूछ भी सब मुझसे ही सकते हैं, और किसी से तो पूछने लायक भी नहीं है आप। नेहरू और इंदिरा थोड़ी ने, राजीव से थोड़ी ना पूछ सकते थे कि भाई आपने पीओके वापस क्यों नहीं लिया, बल्कि उल्टा सवाल बनता है कि आपने दिया क्यों था पीओके, पीओके आपने क्यों दिया पाकिस्तान को। उस वक्त तो सेना ने कहा था कि सिर्फ एक दिन और रुक जाइए, एक दिन। वो तो श्रीनगर तक आ गए थे, आपको मालूम है 1948 में जब उन्होंने अटैक किया है तो वो श्रीनगर तक आ गए थे। वो तो फिर इंडियन आर्मी गई, उन्होंने खदेड़ा, तो वो मुजफ्फराबाद, वो जो मुजफ्फराबाद है वहां तक जब खदेड़ा तो कहते एक दिन और दीजिए, हम इनको पूरा पाकिस्तान छोड़ के आएंगे। पर वो नेहरू जी ने सीज फायर करके वो यूएन में चले गए। कोई उनसे पूछे कि किसके दबाव में सीज फायर किया था आप, और ये वही नेहरू जी थे ना जो कहते थे कि हिंदुस्तान में वाई इंडियन मार्केट शुड हैव 10 ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई थी ना उन्होंने, किसी चीज का प्रोडक्शन ही नहीं होता था, ये नेहरू की तो पॉलिसी थी। हिंदुस्तान में चीनी, सीमेंट जैसी बेसिक चीजें जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जो जरूरी चीजें होती है ना, मशीनरी, ये सब बनाने की भी आज्ञा नहीं थी। नेहरू के मरने के 20 साल बाद भी हिंदुस्तान में स्कूटर जो है ना, स्कूटर जैसी बेसिक चीज हिंदुस्तान में ब्लैक में बिकती थी। 5-5 साल की वेटिंग थी स्कूटर की। 5,000 का स्कूटर होता था, 3 से 6,000 रुपए ब्लैक देनी पड़ती थी, नहीं तो स्कूटर मिलता ही नहीं था देश में किसी को। ऐसा तो हिंदुस्तान बनाया था नेहरू ने। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि 1960 के आसपास दिल्ली का जब मास्टर प्लान बना तो डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है शायद 1959 या 60 में। मैं उसी पे आने वाला था। 58 में जी। जो नेहरू ने डीडीए के फ्लैट बनवाए थे ना, डीडीए में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दुनिया की हर डेवलपमेंट अथॉरिटी या मास्टर प्लान जिस किसी भी शहर का जब बनाया जाता तो अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि आज से 50 साल बाद इस शहर की क्या जरूरतें होंगी, शहर का क्या स्वरूप होगा, इस शहर की क्या जनसंख्या होगी, उस हिसाब से शहर को प्लान किया जाता है। वैसी ही सड़कें, वैसे ही सब कुछ, वैसा ही बिजली, पानी, सीवर, सब कुछ प्लान किया जाता है 50 साल के लिए। तो 1960 में जब डीडीए प्लान किया गया तो 50 साल के लिए किया गया होगा, तो 2010 तक कैसा भारत रहा होगा। तो नेहरू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोग कभी स्कूटर खरीद पाएंगे, क्योंकि स्कूटर बनाना इस देश में अलाउड ही नहीं था। सिर्फ यही बजाज जो है ना, कौन बजाज थे वो, पूरा नाम क्या था उनका, राहुल बजाज, सिर्फ इनको स्कूटर बनाने का आदेश था। बाबा जी, आप, एक फिल्म आई थी गुरु, उस फिल्म में यही तो दिखाया है ना कि अभिषेक बच्चन जिन्होंने धीरू भाई अंबानी का रोल प्ले किया है, वो स्पेयर पार्ट्स के नाम पे नई मशीनें ले आते थे। उन पर मुकदमा क्या चला था कि आपने बिना परमिशन के नई मशीन, नई फैक्ट्री लगाई कैसे। वो कहते तुम परमिशन ही नहीं देते। उतना सा नहीं था, देश में कपड़ा नहीं होता था, हमारे देश के लोग नंगे रहने पे मजबूर थे। वो जो गांधी फिल्म में दिखाया है ना कि एक महिला जो है नहा रही थी, उसके तन पे कपड़े नहीं थे, तो गांधी ने अपनी धोती उतार के बहा दी, तो उसने वो धोती उठा ली और लपेट ली थी। ये हालत थी। और नेहरू के जमाने तक यही हालत थी, कपड़ा बनता ही नहीं था, क्योंकि नेहरू किसी को कपड़ा बनाने नहीं देता था। तो फिर धीरू भाई अंबानी ने कहा जी हम कपड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो बोले जी पॉलिस्टर। तो उस जमाने में कोरिया से 3 रुपए किलो पॉलिस्टर का दाना आता था, दाना, पैलेट्स होते हैं, 3 रुपए किलो। और वो कब पॉलिस्टर
रेन बनाने का, जो धागा बनाने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ धीरू भाई अंबानी को दिया था, इसी कांग्रेस सरकार ने। इंदिरा का वो गुरु फिल्म में यही दिखाया है। और वो 3 रुपए किलो प्लास्टिक का दाना खरीद के और 300 रुपए किलो बेचता था हिंदुस्तान में। बोले ना अडानी अंबानी, सारा पैसा तो अडानी अंबानी के पास है देश का। अरे भैया कांग्रेसियों, तुम्ही ने तो अंबानी को पैदा किया था, धीरू भाई अंबानी को। 3 रुपए किलो की चीज 300 में बेचेगा तो क्यों नहीं अरबपति हो जाएगा। और सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई थी। धीरू भाई अंबानी ने बैकडोर से स्पेयर पार्ट्स और स्पेयर मशीनरी के नाम पे मशीनें मंगा मंगा के एक की जगह 5 फैक्ट्री लगा ली और कपड़ा बना के दे। और बहुत बड़ा ब्रांड था हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा जो कपड़े का ब्रांड था ना 1980s में, 1980 में जब इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उसके बाद राजीव गांधी बने, तो सबसे बड़ा जो कपड़े का ब्रांड था वो विमल था। सूती कपड़ा नहीं बनाता था, सूती और पॉलिस्टर मिक्स करके एक कपड़ा बनाता था, और विमल का कपड़ा पहनने में लोग शान समझते थे। तो ऐसे भारत का निर्माण किया था नेहरू जी ने। मैं हमेशा बताता हूं लोगों को, टेलीफोन के लिए 7 साल की वेटिंग होती थी। एलपीजी की भी 7 साल की वेटिंग थी, 7 साल इंतजार करना पड़ता था। आप तो फिर बहुत पुराने समय में चले गए। नहीं नहीं, एक 2000 मिनट, पुराने समय नहीं, 1990 तक, जिस साल आप आज तो फिर तुम्हारा भी जन्म हुआ है उस साल। आप तो फिर भी 1990 की बात कर रहे हैं ना। हाँ गाजीपुर विधानसभा लोकसभा से पहले एक बार बीच में सैदपुर लोकसभा भी थी, और 2009 से 14 में वहां राधे मोहन सिंह सांसद थे। एलपीजी का सिलेंडर शायद जो लीगली था वो 300 कुछ रुपए या 400 रुपए का था 2010 के आसपास, सब्सिडी और वाला, 1200 रुपए में मिलता था। और सांसद जी सब्सिडी का पीए जब ब्लैक में, ब्लैक एजेंसी वाले में, ब्लैक में मिलता था। ब्लैक में 1011-1200 का मिलता था, वो भी तेल लगाना पड़ता था। सांसद जी का पीए एजेंसी वाले को फोन करता था तो जाके मिलता था। ये हाल था हिंदुस्तान में गैस का। आज आपको बताओ महापुर में गैस सिलेंडर कैसे मिलता है। लोगों ने अपने घरों में 20-20, 30-30 सिलेंडर रख लिए हैं और 10-20 रुपए ऊपर दे देते हैं। अगर आपके पास कॉपी है और रोड से गाड़ी जा रही है तो उसको सिर्फ आवाज मार के रोक लीजिए, अपनी कॉपी दीजिए और तुरंत सिलेंडर ले लीजिए। और एक नहीं, 2, 4, 5 सिलेंडर ले लीजिए। अगर बिना सब्सिडी का सिलेंडर चाहिए तो साल के 50 ले लीजिए। ये चेंज आया है 2010 से 2024 में। 2013, 2016 में मुगल सराय में ये हाल था कि गैस एजेंसी मालिकों के यहाँ लोग तेल लगाते थे कि तनिए सिलेंडरवा दे दे आओ। और 2017-18 आते आते एकदम गैस नाम की चीज भारत में इफरात हो गई थी। यही हाल बिजली का था हिंदुस्तान में। लखनऊ के चीनी, बाद बिजली आपको खत्म हो मालूम है जाती थी। चीनी फ्री ओपन मार्केट में चीनी नहीं मिलती थी। अगर आपके घर में शादी पड़ी है, मुझे अच्छी तरह याद है 1982, 83, 84 तक हम कोटा में रहते थे, तो हमारे एक अंकल जी थे, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, बीडीओ। वो सारा दिन चीनी और सीमेंट का परमिट साइन किया करते थे। लोग उनसे आके एक बार मैं उनके ऑफिस में बैठा था तो लोग आके गिड़गिड़ा रहे थे कि सर बेटी की शादी पड़ी है, 1 क्विंटल चीनी दीजिए। वो 50 किलो का कोटा दिया करते थे। इस देश में ऐसे भारत का निर्माण किया था नेहरू ने। और पूरी की पूरी ब्लैक मार्केटिंग की इकोनॉमी थी, हर चीज की। अच्छा, ये क्यों किया था? क्योंकि जो कांग्रेसी इकोसिस्टम था वो हर चीज में काला बाजारी करता था। अरे बाबा जी, राजीव गांधी ने कहा था ना कि दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं और हाँ, 10 रुपए या पता नहीं कितने रुपए पहुंचते हैं। 15 15 15 15 पहुंचते रुपए हैं, पहुंचते 85 हैं, खा जाते हैं। आ जाते हैं।
सोच के देखिए, देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा था ओपन, खुले मंच से। अच्छा वो बात चलिए, तो बहुत पुरानी बात है ना। राजीव गांधी अभी ये मनमोहन सिंह की सरकार में इन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द ईपीएफ, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ना, ये दिल्ली के चारों तरफ जो ये सर्कुलर रोड बना है, ये मनमोहन सिंह के जमाने में कंसीव किया गया था। तो कांग्रेसियों का एक सिस्टम था, कोई भी ठेका पट्टा देते थे तो उसमें 40% इनका कमीशन फिक्स होता था। तो जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने 40% कमीशन दे के, और कमीशन नगद लेते थे। पहले इतना 40% दे दो, दे के इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने ठेके ले लिए। तब तक आ गई मोदी की सरकार 2014 में, वो प्रोजेक्ट रुक गया वहां, क्योंकि गडकरी जी सड़क मंत्री बने। उन्होंने कहा मैं तो जो स्पेसिफिकेशन है टेंडर की उसके हिसाब से मुझे सड़क चाहिए। उन्होंने बोला जी वैसे तो नहीं बनेगी, क्योंकि हमने तो इसमें 40% कमीशन दिया है, कांग्रेसियों ने खाया है। प्रोजेक्ट रुक गया, ठेकेदार भाग गए सब। कांग्रेसी कुछ भी करते थे तो उसमें 40% कमीशन लेते थे, कुछ भी। अच्छा, इनकी ज्यादातर परियोजनाएं बनती सड़क पे थी, कागज पे बनती थी। एक बार इन्होंने ये जो टेलीकॉम सर्कल नहीं होता था, तो उसमें कोई केबल बिछानी थी, तो केबल ऑलरेडी बिछी हुई थी। तो इन्होंने एक नया टेंडर निकाल दिया, और उस जमाने में, ये 70 या 80 के दशक की बात है, टेलीफोन की केबल थी या किसकी थी, ऐसी कुछ थी, यस। जो पिछली केबल बिछी थी उसी को दिखा के शायद 200 करोड़ का कितने का टेंडर था, वो खा गए सब कांग्रेसी। जो सड़क और नहर पहले से बनी होती थी उसी को दोबारा कागजों पे बना देते थे, पैसे खा जाते थे। टोटल इस देश के साथ, जब तक 2014 से पहले इस देश के साथ ये फ्रॉड करते रहे। और अब जो इनको विपक्ष में बैठने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि माल नहीं मिल रहा ना, खाने को नहीं मिल रहा। और आगे संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। इनकी जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, आगे संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। और देश की जनता इनको पहचान चुकी है, और अब देश की जनता इनको कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी। ये बात ये सिस्टम समझ चुका है, ये इनकी समस्या है। जी देखिए, मैं एक बात बताऊं बाबा जी आपको, कुछ बातें तो एकदम स्पष्ट है ना। लोग कहते हैं कि, जैसे अभी मैं पिछले दिनों ना मनाली गया था, तो एक हमारे कांग्रेसी मित्र हैं सुभाष भाई, वो मुझसे बहस कर रहे थे कि क्या कर दिया मोदी ने, क्या कर दिया। तो मैंने उनको एक बड़ी सिंपल बात समझाई। मैंने कहा देखो सुभाष भाई, दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश के लिए यह कर दिया, डिफेंस के लिए कर दिया, इसके लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया, राफेल ले आए, पाकिस्तान को पीट दिया, चाइना को पीट दिया। मैंने कहा मैं ये सब बातें नहीं करूंगा। मेरे जीवन में क्या फर्क आया भाजपा के आने के बाद, मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुना। मुगल सराय में पोस्टेड हूं मैं, मेरा गांव वहां से 40 किलोमीटर है। मैं कभी भी महापुर में 2017 से पहले रात रुकने की सोचता भी नहीं। मेरी कोशिश होती थी कि अर्ली मॉर्निंग चले जाओ और रात को वापस आओ और आराम से आके एसी चला के अपने सरकारी क्वार्टर में सो। पता है क्यों? क्योंकि महापुर में इसी अखिलेश की सरकार में 4 घंटे 5 घंटे लाइट आती थी, और मुगल सराय के रेलवे क्वार्टर्स में 24 घंटे आती थी। टनाटन वोल्टेज आता था। मुगल सराय जैसे कॉमर्शियल शहर में, जहां कोयले की इतनी बड़ी मंडी हो, जहां इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे का यार्ड है, और नॉर्थ में आने वाला सारा कोयला वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है,
सोच के देखिए, उस शहर में जहां रेलवे का 6,000 एम्प्लॉय हो और 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या रहती है और कॉमर्शियल शहर है ना, वहां 8 घंटे लाइट आती थी 2017 से। और आज बीजेपी की सरकार में महापुर में 18-19 घंटे लाइट आती है। और अगर जिस दिन कट लग जाता है ना, तो लोग बिजली विभाग के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भैया 18 घंटे योगी जी ने कह रखा है, बिजली दो। अगर तो कोई फॉल्ट है तो अलग बात है, नहीं तो आप बिजली की कल्पना नहीं कर सकते कि बिजली कट जाए। ये मेरे जीवन में फर्क आया है। चलिए एक और किस्सा सुनाता हूं। आपको याद है सोमा आइसोलेक्स नाम की एक कंपनी थी जिसने पानीपत जालंधर 4 लेन को 6 लेन का टेंडर लिया था। इसी यूपीए 2 में शायद वो काम हुआ था। वो कंपनी आपको पता है बर्बाद हो गई, ब्लैकलिस्ट हो गई एनएचएआई से। पता है क्यों? सरकार ने कभी टाइमली उसकी पेमेंट ही नहीं। अच्छा, वही कंपनियां ऐसे आगे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी काम देती है ना, छोटे छोटे ठेकेदारों को आगे काम दे देती है। किसी को मिट्टी का, किसी को रेते की सप्लाई का, किसी को गिट्टी की सप्लाई, किसी को सीमेंट की सप्लाई, किसी को और सप्लाई है, किसी को पता कल पुर्जों की सप्लाई, छोटे छोटे पार्ट्स दे देती है। सोमा ने आगे उनको पेमेंट नहीं की। सोमा कहती सरकार से मिलेगी तो तुमको करूंगा। वो ऐसे हजारों ठेकेदार थे जो पानीपत जालंधर वाले प्रोजेक्ट में बर्बाद हुए और अंततः सोमा भी ब्लैकलिस्ट हो गई, बर्बाद हो गई। आप सोच के देखिए, जिस कंपनी के पास 250-300 किलोमीटर का पानीपत जालंधर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट रहा हो यूपीए 2 में, वो 10 साल के अंदर बर्बाद हो, क्योंकि सरकार ने कभी टाइम पे उसकी पेमेंट ही नहीं। आप सोच के देखिए, जालंधर से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे और उसके बाद 24 घंटे में आदमी गाजीपुर पहुंचता था। आज गाजीपुर जिले से दिल्ली आने में 9 से 10 घंटे लगते हैं और वापस जालंधर जाने में 6 के 6 घंटे लगते हैं। ये फर्क आया है भाजपा की सरकार आने से। मेरे जीवन में ये फर्क आया। मैं एक बात कहता हूं कि आज मैं अपने गांव में चैन से सो लेता हूं, क्योंकि भैया 18 घंटे लाइट आती है, टनाटन एकदम टाइम से आती है, टाइम से जाती है। कांग्रेस की और जब अखिलेश की सरकार थी तो 5 घंटे आती। लखनऊ के बाद जब आप पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे लगता था जैसे सच में एकदम किसी बहुत ही बैकवर्ड देश, वो सोमालिया ओमालिया टाइप की फीलिंग आती थी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ में 24 घंटे बिजली रहती थी, सैफई में 24 और घंटे बिजली रहती थी। आजकल तो जब पंजाब वाले उस तरफ जाते हैं तो बोले यार बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। हाँ, और सिर्फ उतना ही नहीं ना बाबा जी, लॉ एंड ऑर्डर। लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में क्या बदला, सबसे पहले तो वहां का गुंडा माफिया मोदी जी ने, योगी जी ने साफ कर दिया, निपटा दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा कर दिया कि उन माफियाओं की आने वाली 100 पीढ़ियां भी माफियागिरी की तरफ अपना मुंह नहीं उठाएंगी। अतीक अहमद जैसों को तो कह के मारा, पहले विधानसभा में ललकारा कि उस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा, और मिलाया। अतीक अहमद का एक किस्सा लोगों को नहीं पता होगा, 2002 या 3 की बात है, ये नई नई मुलायम की सरकार बनी थी। प्रयागराज में एक होटेलियर ने नया होटल और रेस्टोरेंट बनाया था उन दिनों। अतीक अहमद वहां खाना खाने पहुंचा, खाना वाना खा लिया और अपने गुर्गे को बोला काउंटर पे जाके कि बोल दो कि चाबी दे दे और कल सवेरे से नहीं आएंगे। आपको पता है उनको वो होटल का पोजीशन वापस 2023 में मिला। वो आदमी नाक रगड़ के मर गया, मुलायम सिंह यादव के यहाँ, मायावती के यहाँ, अखिलेश के यहाँ नहीं मिला। अंत में योगी जी के शासन में जाके उसको वापस वो होटल अपना मिला। अतीक 20-21 साल जबरदस्ती उस होटल पे कब्जा करके बैठा रहा, और शायद सिविल लाइंस में होटल है वो, और बड़ा होटल है, पॉश होटल है। सिविल लाइंस इलाहाबाद का सबसे पॉश इलाका है। तो ये माफियागिरी थी उत्तर प्रदेश में जी। योगी जी के आने की वजह से। ये चेंजेस है। लोग मुझसे पूछते हैं नहीं ना नहीं, कि आपके पर जीवन में क्या फर्क पड़ा। जी, तो ये चेंज आए कांग्रेस के जाने से और योगी जी और मोदी जी के आने से। पर सौभाग्य यह है कि लोग अब समझ चुके हैं। और तेजस्वी हमारा बाबा जी, बिहार में तेजस्वी जो इलेक्शन का बायकॉट कर रहा है, उसको पता चल चुका है कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं और बहुत बुरी तरह हारूंगा। मुझे लग रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला हार होगा, 80-20 हो जाएगा। चलिए, बहुत जल्दी हम लोग बिहार के दौरे पे जाने वाले, मैं दर्शकों को बता दूं, जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र का दौरा किया था, बहुत जल्दी हम लोग बिहार के दौरे पे निकलेंगे और बिहार से एकदम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। और जैसा कि नन्हे पहलवान ने बताया, हो सकता है नन्हे पहलवान की बात सही हो जाए। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे किसी नए टॉपिक
फिर से दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वंदे जय मातरम। श्री राम।